भारतीय पर्वतीय प्रदेश। दूसरी बात यह है कि मैंने मध्य भारतीय पर्वतीय प्रदेश में जो बातें बताई थी उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं उससे पहले। और मित्रों, मैं लेट हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। आगे से इस तरह की कोई शिकायत आपको नहीं आएगी, ठीक है। कि सर आपने इंदिरा पॉइंट, अच्छा रीना जी मैं आपको ये बता दूं कि जो इंदिरा पॉइंट है ना, इसे लिखा जाता है 6 डिग्री 42 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में लिखा जाता है, ठीक है। और ये आपको 11th की बुक आरबीएससी में मिलेगा। 11th की जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की बुक चलती है उसमें आपको ये मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक्स में। आप इसे एक बार उसमें देख लेना। और अब मैं जो आपको मध्य भारतीय पर्वतीय प्रदेश में जो बता रहा था उसके लिए मैंने आपको लास्ट बताया था अजंता पर्वतमाला, क्योंकि मैंने आपको 4 बताई थी। एक तो बताई थी अरावली, एक तो कौन सी बताई थी, अरावली बताई थी। दूसरी कौन सी बताई थी, विंध्याचल। तीसरी बताई थी मैंने आपको सतपुड़ा। और चौथी पर्वतमाला आपको कौन सी बताई थी, अजंता। अजंता जो पर्वतमाला है इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक अजंता, दूसरी सतमाला, तीसरी बालाघाट और चौथी कौन सी बताई थी, हरिश्चंद्र। एक अजंता, दूसरी सतमाला, तीसरी बालाघाट और चौथी हरिश्चंद्र, ठीक है। और हरिश्चंद्र जो शाखा है ये अजंता की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें अजंता पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कलसुबाई स्थित है। कौन सा स्थित है, कलसुबाई। और कलसुबाई की औसत ऊंचाई 1646 मीटर है। ये मैंने आपको बताया था। मैंने विंध्याचल की भी आपकी 4 शाखाएं बताई थी। एक तो विंध्यन, दूसरी भारनेर, तीसरी कैमूर और चौथी पारसनाथ। अब उनमें अपलोड भी कर दिया होगा, वो आपको बता देंगे इन 4 शाखाओं के बारे में। उसमें मैंने जो बता रखा है वो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं। एक तो विंध्यन, एक भारनेर, एक कैमूर और चौथी कौन सी है, पारसनाथ। ये 4 शाखाएं मैंने आपको बताई थी। सतपुड़ा की 4 शाखाएं बताई थी। एक तो राजपीपला, दूसरी ग्वालीगढ़, कौन सी बताई थी, ग्वालीगढ़ बताई थी। तीसरी महादेव बताई थी और चौथी बताई थी मेकाल। ये 4 शाखाएं मैंने आपको किसकी बताई थी, सतपुड़ा की, ओके, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, खेल ब्रह्मा नेहा शर्मा जी सिरोही में नहीं है। खेल ब्रह्मा जो है ये आपके गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। तो नेक्स्ट की हम बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट में जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपके दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश। कौन सा पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश है। और दक्षिण भारतीय जो पर्वतीय प्रदेश है उसके संदर्भ में आप जान लीजिएगा कि ये जो दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश है इसे 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। सत श्री अकाल जी, शिलेंद्रपाल जी। तो इसे 2 भागों में बांटा है। एक को कहा जाता है पश्चिमी घाट, एक को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है। और दूसरे को कहा जाता है पूर्वी घाट। एक पूर्वी घाट और दूसरा कौन सा कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी जो घाट है इसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। कितनी औसत ऊंचाई है, 1000 मीटर है। और पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो है आपकी कितनी, 600 मीटर। एक तो आप ये ध्यान में रखना। दूसरी बात यह है कि पूर्वी घाट का विस्तार आपके 4 भारतीय राज्यों में है। एक तो है ओडिशा, किस भारतीय राज्य में है, ओडिशा। दूसरा जो भारतीय राज्य है वह है आपके आंध्र प्रदेश। तीसरा जो भारतीय राज्य है वह है आपके तेलंगाना। और चौथा जो भारतीय राज्य है वह है आपके तमिलनाडु। इन 4 भारतीय राज्यों में आपके पूर्वी घाट का विस्तार है। किसका विस्तार है, पूर्वी घाट का। एक राज्य तो आपके ओडिशा है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा तेलंगाना है और चौथा कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है।
दूसरी बात ये है कि ये जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह है आपके महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी है, और इसकी औसत ऊंचाई 1501 मीटर है। और एक किस भारतीय राज्य में है? ओडिशा। किस भारतीय राज्य में है? ओडिशा में। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट का विस्तार एक तो महाराष्ट्र में है। किसमें है? महाराष्ट्र में। दूसरा गोवा में है। तीसरा कर्नाटक में है, और चौथा कौन सा है? केरल में। अब तो दिख जाएगा आपको, ठीक है ना? तो एक तो महाराष्ट्र में, एक गोवा में, एक कर्नाटक में और एक केरल में किसका विस्तार है? पश्चिमी घाट का। बिल्कुल, मैंने इसको चेंज कर दिया पेन को। और पश्चिमी घाट जो है, इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह आपके कुद्रेमुख है। कौन सा है? कुद्रेमुख। मैं इसे एक बार रिवाइज कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा कि आपके इसका सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है पश्चिमी घाट का, वो कुद्रेमुख है, जिसकी आपके 1894 मीटर क्या है? ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 1894 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। किसकी? आपके कुद्रेमुख की। ठीक है। तो कुद्रेमुख की ये आपके औसत ऊंचाई 1894 मीटर। ओके। तो मैं इसे आपके दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि मैंने अभी इसका पेन चेंज किया है, एक बार देख लीजिएगा। मैंने ये बताया कि दक्षिणी भारतीय पर्वतीय प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा है। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार मुझे मैसेज करके दिखाइएगा कि दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा। ठीक है। मुकेश जी, क्या फिजिक्स वाली क्लास आ रही है? नहीं, आप चिंता मत कीजिएगा, अभी मेरी आ जाएगी। कि एक तो है पूर्वी घाट और दूसरा कौन सा है? पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है बताओ? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार एक तो ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है? ओडिशा में। दूसरा इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है। किसमें है? आंध्र प्रदेश में। तीसरा इसका विस्तार तेलंगाना में है। किसमें है? तेलंगाना में है। और चौथा इसका विस्तार जो है वह आपके तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इन चार भारतीय राज्यों में आपके इसका क्या है? विस्तार है। किसका? पूर्वी घाट का और पश्चिमी घाट का। इन सब का क्या है? विस्तार है। दूसरी बात यह है कि ये जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, इस पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो आपके महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी है। और महेंद्रगिरी की औसत ऊंचाई 1501 मीटर है। कितने मीटर है? 1501 मीटर। ठीक है ना? कि ये आपकी किसकी औसत ऊंचाई है? पूर्वी घाट की है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? महेंद्रगिरी, जिसकी औसत ऊंचाई 1501 मीटर और किस राज्य में है? ओडिशा में। क्लियर? दूसरी बात, मैंने पश्चिमी घाट के बारे में बताया कि इसका विस्तार महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अलावा इसका विस्तार गोवा में है। किस भारतीय राज्य में है? गोवा में। गोवा के अलावा इसका विस्तार आपके कर्नाटक में है, और कर्नाटक के अलावा इसका विस्तार कहां पर है? केरल में। किस भारतीय राज्य में विस्तार है? केरल में है। और इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह कुद्रेमुख है। कौन सा है? कुद्रेमुख है, जिसकी औसत ऊंचाई 1894 मीटर है। कितने मीटर है? 1894 मीटर। ये ध्यान में रखना कि जो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपके कुद्रेमुख है, और इसकी औसत ऊंचाई 1894 मीटर है। कितने मीटर है? 1894 मीटर। ओके। दूसरी बात यह है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है इसको नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। यह आप जरूर ध्यान में रखना कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है, इस नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार आपके तीन भारतीय राज्यों में है। एक तो है कर्नाटक, दूसरा है केरल, और तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु। इन तीन भारतीय राज्यों में आपके नीलगिरी का विस्तार है।
कर्नाटक, केरल और किसमें? तमिलनाडु। दूसरी बात यह है कि नीलगिरी का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह आपके दो बेट्टा है। कौन सा है? दो बेट्टा। और दो बेट्टा जो है इसकी औसत ऊंचाई 2637 मीटर है। कितने मीटर है? 2637 मीटर। क्लियर? अब दो बेट्टा से लेकर आपके प्रश्न बनते। पहली बात तो दो बेट्टा जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये ध्यान में रखना, दो बेट्टा तमिल भाषा का शब्द है। दो बेट्टा किसका शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बिग माउंटेन। ये अंग्रेजी में होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? बिग माउंटेन होता है। और बिग माउंटेन का अर्थ होता है बड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत होता है? बड़ा पर्वत होता है। ये दो बेट्टा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, वो सॉरी नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब पूछ ले कि दो बेट्टा किस भारतीय राज्य में है? तो दो बेट्टा तमिलनाडु में है। दो बेट्टा कहां पर है? तमिलनाडु। ओके, तो मैंने ये कहा कि भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की हम बात करते हैं कि पूर्वी घाट का विस्तार कितने भारतीय राज्यों में है? कि 4 भारतीय राज्यों में, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन 4 भारतीय राज्यों में। पश्चिमी घाट जो है इसका विस्तार है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में। कितने भारतीय राज्यों में? 4 में। दूसरी बात मैंने ये कहा कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर महेंद्रगिरी है जो ओडिशा में है, और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दो बेट्टा है जो तमिलनाडु में है। महेंद्रगिरी की औसत ऊंचाई 1501 मीटर है और दो बेट्टा की औसत ऊंचाई 2637 मीटर है। दो बेट्टा जो है ये तमिल भाषा का शब्द है जो नीलगिरी में है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है नीलगिरी का, और इसका अर्थ होता है बिग माउंटेन अर्थात बड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत होता है? बड़ा पर्वत होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके ये दो बेट्टा जो है ये दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर है। कल को क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो आपके दो बेट्टा है। कौन सा है? दो बेट्टा। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। कौन सी पहाड़ी में है? नीलगिरी में। किन किन राज्यों में है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में ये क्या है? विस्तृत है। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। ओके, ये क्लियर? अब इसके आगे हम चलते हैं कि ये दो बेट्टा हो गया, लेकिन दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और नीलगिरी की पहाड़ी के अलावा आपके कुछ ऐसी पर्वतमालाएं हैं जिनसे भी लेकर आपके क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? नीलगिरी। ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसके निचले भाग में आपकी एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई। ये पूछ लिया जाए कि नीलगिरी की पहाड़ी के निचले भाग में आपकी कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, ये जो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है इसका अर्थ होता है हाथियों की पहाड़ी। कैसी पहाड़ी होती है? हाथियों की पहाड़ी इस अन्नामलाई का अर्थ है। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि ये जो अन्नामलाई की पहाड़ी है ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा रेखा बनाती है। केरल की बनाती है और किसकी बनाती है? तमिलनाडु की। इन 2 भारतीय राज्यों की सीमा रेखा बनाती है कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई का अर्थ होता है हाथियों की पहाड़ी। दूसरी बात यह है कि इस पहाड़ी में आपके दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है जिसका नाम है अन्नाईमुडी। क्या नाम है? अन्नाईमुडी है। ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये ध्यान में रखना कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अन्नाईमुडी। कौन सा है? अन्नाईमुडी। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई 2695 मीटर है। कितने मीटर है? 2695 मीटर। ठीक है, और अन्नाईमुडी जो है इसका अर्थ होता है हाथियों का बेटा। ये भी आप ध्यान में रखना। क्या अर्थ होता है? हाथियों का बेटा होता है।
किसका अर्थ है बताओ? अन्नाई-मुडी का। ये मेरे साथ अब बोलते भी चलना कि अन्नाई-मुडी का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? हाथियों का बेटा होता है। और इस अन्नाई-मुडी की औसत ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी औसत ऊंचाई है? 2695 मीटर। ओके, क्लियर? तो देखो, जो चीजें मैंने आपको बताई उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने ये बताया कि दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में बांटा। एक को कहते हैं पूर्वी घाट और दूसरे को कहते हैं पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार 4 भारतीय राज्यों में है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, आपके तमिलनाडु और तेलंगाना। इन 4 भारतीय राज्यों में इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट का विस्तार भी 4 में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई आपके 600 मीटर है। कितने मीटर है? 600 मीटर। ये मैंने बताया, ठीक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो आपके कुद्रेमुख है और कितनी औसत ऊंचाई है? 1894 मीटर। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी। और ये 3 भारतीय राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। और इस नीलगिरी की पहाड़ी में दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम है दो-दो बेटा और इसकी औसत ऊंचाई 2637 मीटर है। दो-दो बेटा तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बिग माउंटेन होता है, बड़ा पर्वत होता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई है कि नीलगिरी के निचले भाग में आपके अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ी, जिसे हाथियों की पहाड़ी कहते हैं। और ये केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा रेखा बनाती है। केरल की बनाती है और किस राज्य की बनाती है? तमिलनाडु की सीमा रेखा बनाती है। और वहीं इस पहाड़ी में दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अन्नाई-मुडी, जिसकी औसत ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नाई-मुडी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा कौन सा है? दो-दो बेटा है। कौन सा है बच्चों? दो-दो बेटा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने ये बता दिया ना कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो अन्नाई-मुडी है और दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दो-दो बेटा। दो-दो बेटा नीलगिरी की पहाड़ी में है और अन्नाई-मुडी अन्नामलाई की पहाड़ी में, जो कि केरल और तमिलनाडु राज्य की क्या बनाती है? सीमा रेखा। अन्नाई-मुडी का अर्थ हाथियों का बेटा होता है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर कुद्रेमुख है, तो ये भी ध्यान में रखना कि कुद्रेमुख जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में है। कुद्रेमुख किस राज्य में है? कर्नाटक में। मैं यहां लिख देता हूं, ये ध्यान में रखना कि कुद्रेमुख पूछ लो आप कि भाई कुद्रेमुख किस राज्य में है, तो कुद्रेमुख कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक, जो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा है, ठीक है। ये नेहा जी मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात यह है कि अब जो आपके पहाड़ी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, इसमें आपकी जो पहाड़ी है उनमें नीलगिरी की पहाड़ी तो इन दोनों को जोड़ती है। उसके निचले भाग में अन्नामलाई की पहाड़ी है और उसके सबसे निचले भाग में आपकी एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डोमम की पहाड़ी। क्वेश्चन ये आता है कि दक्षिण भारत की सबसे निचली पहाड़ी कौन सी है? ठीक है, कार्डोमम इंग्लिश का शब्द है और इसको हिंदी में कहते हैं इलायची की पहाड़ी, क्योंकि कार्डोमम का हिंदी क्या होता है? इलायची की पहाड़ी होता है। और ये जो इलायची की पहाड़ी है ये आपके केरल राज्य में है। इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है? केरल। ओके, ठीक है। और कार्डोमम जो है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इलायची होता है। और किस राज्य में है ये बताओ? केरल राज्य में है। तो पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे निचली पहाड़ी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे निचली पहाड़ी कौन सी है? तो देखो, दक्षिण भारत की सबसे निचली पहाड़ी आपको कौन सी पहाड़ी है? कार्डोमम की पहाड़ी। क्लियर? ये बात आप ध्यान में रखना। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक तरफ बताया पूर्वी घाट। कौन सा घाट बताया? पूर्वी घाट। दूसरी तरफ मैंने बताया पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी के निचले भाग में आपके एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है?
अन्नामलाई की पहाड़ी, और अन्नामलाई के निचले भाग में आपकी एक पहाड़ी है कार्डोमम, या इसे कहते हैं इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी कहते हैं? इलायची की पहाड़ी कहते हैं। और इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है? केरल। किस राज्य में है? केरल। क्लियर? ये ध्यान में रखना कि दक्षिण भारत की सबसे निचली पहाड़ी की बात आ जाए तो दक्षिण भारत की सबसे निचली पहाड़ी जो है वो कार्डोमम या इलायची है किस राज्य में? केरल। अन्नामलाई की पहाड़ी 2 राज्यों में आती है और 2 राज्यों की सीमा रेखा बनाती है, केरल और तमिलनाडु की। वहीं नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। और नीलगिरी में दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर दो बेटा है, तमिलनाडु राज्य में है। वहीं अन्नामलाई में दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अन्नाईमुडी है और अन्नाईमुडी की औसत ऊंचाई 2695 मीटर है। और पूछ ले कि अन्नाईमुडी किस राज्य में है, तो केरल में है। किस राज्य में है? केरल में। ये आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बात, इस आपके जो घाट है या यूं मानिएगा दक्षिण भारतीय जो पर्वतीय प्रदेश है, इसमें आपकी 4 प्रमुख दर्रे हैं। कितने प्रमुख दर्रे हैं? 4 प्रमुख दर्रे हैं। अब वो जो दर्रे हैं उन दर्रों में एक तो आपके दर्रा है थाल घाट। कौन सा दर्रा है? थाल घाट है। दूसरा है आपके भोर घाट। कौन सा दर्रा है? भोर घाट, ठीक है। तीसरा जो दर्रा है वह है आपके पाल घाट। कौन सा है? पाल घाट है, ठीक है। अब देखो थाल घाट की बात करें तो ये मुंबई से नागपुर को जोड़ता है। मुंबई से किसे जोड़ता है? नागपुर को। कौन सा दर्रा जोड़ता है बताओ? थाल घाट जोड़ता है। और थाल घाट महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र। दूसरी बात, ये दर्रा मुंबई को नासिक से भी जोड़ता है, क्योंकि नागपुर से पहले एक शहर पड़ता है, कौन सा? नासिक। ये आप जरूर ध्यान में रखना। और थाल घाट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो एक बार मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर कि सबसे पहले पश्चिमी घाट में आपके एक दर्रा है जिसका नाम है थाल घाट। और ये जो दर्रा है ये आपके मुंबई से नासिक या नागपुर को जोड़ता है। नासिक या किसको जोड़ता है? नागपुर को, ठीक है। और ये आपके किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस थाल घाट को कसारा घाट भी कहते हैं। थाल घाट को क्या कहते हैं? कसारा घाट भी कहते हैं, ओके, ये ध्यान में रखें। दूसरी बात ये है कि फिर आपके दर्रा है महाराष्ट्र में भोर घाट। महाराष्ट्र में कौन सा है? भोर घाट है। दूसरी बात ये है कि ये जो भोर घाट दर्रा है ये आपके महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और ये जो दर्रा है ये मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। मुंबई को किससे जोड़ता है? चेन्नई से। आप पुणे भी इस रास्ते से जाते हैं तो कल वो पूछ ले कि मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बोरघाट। और बोरघाट कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है, ओके। दूसरी बात, इसी रास्ते से हम चेन्नई जाते हैं। सुमन जी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि थाल घाट किन किन शहरों को जोड़ता है, तो विकल्प में कोई एक ही लिखा आता है, आएगा मुंबई से चेन्नई, मुंबई से नासिक, मुंबई से किसी अन्य शहर से जोड़ देंगे, मुंबई से विशाखापट्टनम, ऐसे आएगा। तो सीधी सी बात है, थालघाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। या फिर प्रश्न आ सकता है कि थालघाट जोड़ता है मुंबई से नागपुर, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से गोवा और मुंबई से पणजी या मुंबई से विशाखापट्टनम, तब भी आपको आंसर मुंबई से क्या करना है? नागपुर। दोनों में से कोई सा एक विकल्प आता है, क्योंकि ये एक ही उस पर है, इस पर मार्ग पर है, एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये स्थित है, एक ही जगह ये स्थित है, तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है कि जब नासिक जाओगे तो नासिक के बाद आप कहां जाओगे? नागपुर जाओगे। इधर चेन्नई जाओगे तो पहले पुणे जाओगे, फिर कहां जाओगे? चेन्नई जाओगे, तो इसलिए इसे लिख दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके तीसरा जो दर्रा है वह है आपके पालघाट, और पालघाट केरल राज्य में है। पालघाट कहां पर है? केरल, ठीक है। और ये जो दर्रा है, पालघाट जो दर्रा है, ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो पलक्कड़ जो है आपके केरल राज्य में है। पलक्कड़ किस राज्य में है? केरल में। और कोयम्बटूर से जोड़ता है, तो कोयम्बटूर जो है
ये आपके तमिलनाडु राज्य में है। कोयम्बटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु। ठीक है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। और कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु। ये ध्यान में रखना। तो ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है। तो आपके तीन प्रमुख दर्रे हो गए, मैंने बता दिया। एक तो थाल घाट, इसे कसारा घाट भी कहते हैं, महाराष्ट्र में है। ये मुंबई से नागपुर या मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया है बोरघाट, ये भी महाराष्ट्र में है। ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। और ये जो दर्रा है ये मुंबई से आपके पुणे या चेन्नई को जोड़ता है। मुंबई से पुणे या किससे जोड़ता है? चेन्नई से जोड़ता है। और तीसरा दर्रा मैंने बताया है पालघाट, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। और ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। पलक्कड़ को किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है। अब एक और दर्रा है जिससे लेकर आपके प्रश्न भी आते हैं, और वो पश्चिमी घाट में है। वो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इन तीनों दर्रों से निचले भाग में है। पहला थाल, दूसरा भोर, तीसरा पाल, और चौथा दर्रा है सैनकोट्टा। चौथा कौन सा दर्रा है? सैनकोट्टा है। ओके। और सैनकोट्टा जो दर्रा है ये केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये सैनकोट्टा जो केरल में है, ये दर्रा जो है आपके त्रिवेंद्रम को, ठीक है, किससे जोड़ता है? मदुरई से जोड़ता है। ये ध्यान में रखना। तो त्रिवेंद्रम तो केरल में है। त्रिवेंद्रम कहां है? केरल में है। और मदुरई आपके तमिलनाडु में है। मदुरई कहां पर है? तमिलनाडु में है। दूसरी बात यह है कि मदुरई जो शहर है इसे दक्षिण भारत के मंदिरों का शहर कहते हैं। मदुरई को दक्षिण भारत के मंदिरों का शहर कहते हैं। ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत के मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत के मंदिरों का शहर मदुरई को कहते हैं। और मदुरई किस भारतीय राज्य में है? तमिलनाडु। किस भारतीय राज्य में है? तमिलनाडु में है। आप प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कीजिएगा चूड़ामन सिंह जी, आप उसमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको चार आपके जो दर्रे बताए उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे ऊपर तो है थाल घाट, जिसे कसारा घाट कहते हैं, महाराष्ट्र में है। ये मुंबई से नासिक या नागपुर को जोड़ता है। मतलब कि यहां से नासिक भी जाओगे तो इसके आगे आपको कहां जाना होता है? नागपुर। तो विकल्प में या तो नासिक आएगा या फिर क्या आएगा? नागपुर आएगा। बोरघाट भी महाराष्ट्र में है। ये मुंबई से पुणे और चेन्नई को जोड़ता है। पहले हम पुणे जाते हैं, फिर कहां जाते हैं? उससे सीधा चेन्नई जाते हैं। ये ध्यान में रखना। तीसरा दर्रा है आपके जो है पाल घाट, ये केरल में है। और ये दर्रा आपके पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर, क्योंकि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो दर्रा है वह आपके सबसे नीचे सैनकोट्टा है। ये ध्यान में रखना। और सैनकोट्टा जो दर्रा है ये त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। और मदुरई को दक्षिण भारत के मंदिरों का शहर कहते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों का क्या कहते हैं? शहर कहते हैं। ठीक है। ये हो गए आपके दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश। तो देखो, मैंने पहले उत्तर भारतीय बताया जिसमें हिमालय आई। मध्य भारत में मैंने अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल और अजंता के बारे में बताया। वहीं फिर मैंने बताया आपको दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश, जैसे पूर्वी घाट क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो है वह आपके मैदानी भूभाग, जो दूसरा आपके भौतिक स्वरूप है, ये तो पर्वतीय प्रदेश हुआ। फिर मैंने मैदानी भूभाग को तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तीन। लेकिन इस मैदानी भूभाग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको लिखाया था वह है उत्तर भारत का मैदान। कौन सा है? उत्तर भारत का मैदान, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। कौन सा मैदान पढ़ाऊंगा? उत्तर भारत का मैदान। ठीक है। ओके।
अब हम उत्तर भारत के मैदान की बात करें तो उत्तर भारत का जो मैदान है ये 3 नदियों के द्वारा निर्मित है। एक नदी का नाम है सिंधु, दूसरी का नाम है गंगा और तीसरी का नाम है ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के द्वारा निर्मित आपके कौन सा मैदान है? उत्तर भारत का मैदान। ठीक है। दूसरी बात हम ये करें कि ये जो उत्तर भारत का जो मैदान है जो नदियों के द्वारा निर्मित है, तो जो भी मैदान नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है, उन मैदानों में आपके जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसे हम अल्फी सॉल्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अल्फी सॉल्स कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें जैविक अंशों की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? जैविक अंशों की अधिकता होती है। अंशों की अधिकता होती है। ठीक है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें ऑक्सीजन तत्वों की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? ऑक्सीजन तत्वों की अधिकता होती है। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। किसके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यह मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। अधिक कैसी होती है? उपयोगी होती है। कल को पूछ लिया जाए कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी होती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम अल्फी सॉल्स है। इसमें जैविक अंशों की अधिकता होती है और कौन से तत्वों की अधिकता होती है? ऑक्सीजन तत्वों की। और यह मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, उससे निर्मित मैदानी भाग कौन सा है? उत्तर भारत का मैदान। ठीक है। उत्तर भारत के मैदान की हम बात करें तो मित्रों उत्तर भारत के मैदान को संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा है। एक भावर प्रदेश, दूसरा खादर प्रदेश, तीसरा तराई प्रदेश, चौथा बांगुर प्रदेश और 5वां है डेल्टाई प्रदेश। 5वां कौन सा प्रदेश है? डेल्टाई। ठीक है। इनको यदि क्रम के आधार पर पूछ लिया जाए सबसे पहले उत्तर भारत के मैदान में कौन सा प्रदेश बनता है, तो भावर बनता है। ये ध्यान में रखना कि भावर के बाद फिर किसका निर्माण होता है? तो फिर होता है तराई का। किसका निर्माण होता है? तराई का। तराई के बाद में कौन सा बनता है? तो खादर बनता है। खादर के बाद कौन सा बनता है? तो बांगुर बनता है। कौन सा बनता है? बांगुर। और बांगुर के बाद फिर सबसे अंत में कौन सा बनता है? तो डेल्टाई बनता है। कौन सा बनता है? डेल्टाई। ठीक है। तो देखो मैं मैदानी भूभाग में आपको उत्तर भारत के मैदान के बारे में बता रहा था कि भारत में उत्तर भारत के मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा मैंने ये बताया था कि ये जो मैदान है जो नदियों के द्वारा निर्मित है उसमें आपकी कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अल्फी सॉल्स। ठीक है। वहीं इस मिट्टी में जैविक अंशों की अधिकता होती है और इसके अलावा ऑक्सीजन तत्वों की भी क्या होती है? अधिकता होती है। यह अधिक उपयोगी मिट्टी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि संरचना के आधार पर इस मैदान को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले भावर बनता है, दूसरा तराई, तीसरा खादर, चौथा बांगुर और 5वां डेल्टाई। तो बताओ उत्तर भारत के मैदान को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा? 5। पहला भावर, दूसरा तराई, तीसरा खादर, चौथा बांगुर और 5वां डेल्टाई। कितने भागों में बांटा? बताओ 5 में। मेरे साथ बोलते चलिए। बताओ पहला कौन सा? भावर, दूसरा तराई, तीसरा खादर, चौथा बांगुर और 5वां डेल्टाई। इस तरह से हमने उत्तर भारत के मैदान को संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो उत्तर भारत का मैदान है इसमें आपके भावर प्रदेश का निर्माण होता है। किस प्रदेश का? भावर। आपके इसके बाद तराई बनता है, वहीं इसके बाद आपके खादर बनता है, खादर के बाद आपके बांगुर बनता है
और बांगुर के बाद आपके कौन सा बनता है, डेल्टाई। इस तरह से इन 5 प्रदेशों का निर्माण होता है। क्वेश्चन आता है कि नदी की कौन सी अवस्था में बनते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देता हूं नदी की 3 अवस्था। प्रथम या युवावस्था। इस प्रथम या युवावस्था में आपके सबसे पहले भावर या तराई प्रदेश का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था है खादर और बांगुर। इस द्वितीय अवस्था में दोनों प्रदेशों का निर्माण होता है। इस द्वितीय को प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। ठीक है, वहीं जो अंतिम अवस्था होती है तृतीय अवस्था, जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं, इस अवस्था में आपके डेल्टाई प्रदेश का निर्माण होता है। किस प्रदेश का, डेल्टाई का। तो ये ध्यान में रखना कि भावर और तराई प्रदेश का निर्माण हमेशा नदी की प्रथम अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में, प्रथम अवस्था में, नदी की अवस्था। खादर और बांगुर का हमेशा नदी की द्वितीय अवस्था में, और डेल्टाई प्रदेश का नदी की तृतीय या वृद्ध अवस्था में होता है। क्लियर। अब आप कहोगे कि ये जो प्रदेश है कि भाई प्रथम अवस्था मना, द्वितीय मना, तृतीय मना, तो ये होती क्या है। ठीक है, हम प्रथम अवस्था की बात करें तो जब भी नदी, आप जानते हो कि नदी ऊंचाई से बहती है। ठीक है ना, किससे बहती है, ऊंचाई से बहती है। तो जब ऊंचाई से बहती है तो नदी के जल का वेग अधिक होता है, चाहे वो पर्वत से बहे चाहे पठार से बहे। अधिकतम नदियों का उद्गम 99% नदियों का उद्गम पर्वत और पठारों से होता है, और पर्वत और पठार दोनों ही ऊंचे भाग होते हैं। जब ये नदियां जब उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर आती हैं तो इसमें नदी के जल का वेग क्या होता है, अधिक होता है। और नदी के जल का वेग अधिक होता है तो इसके अपरदन करने की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। इस अवस्था को नदी की प्रथम अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, प्रथम अवस्था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब ये नदी मैदानों में आती है तो क्या उतना इसका वेग होगा जितना पर्वतों में था, नहीं होता, उससे कम वेग होता है। और मैदानों में आकर जब नदी का वेग कम हो जाता है तो इसके अपरदन करने की क्षमता भी कम होती है, इसे हम द्वितीय अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था, द्वितीय अवस्था। और जब नदी तट पर चली जाए, कहां चली जाए, तट पर, एकदम बिल्कुल तट पर चली जाए, तो वो नदी की तृतीय अवस्था होती है, जिसमें नदी के जल का वेग बेहद कम होता है। तो जब नदी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर आई तो नदी के जल का वेग अधिक, ऐसी अवस्था को प्रथम अवस्था या युवा अवस्था कहा है। जब मैदानों में आई तो और भी, मतलब उस समय अधिक था, मैदानों में आते ही उसका जल का वेग कम हो जाता है। वो नदी की कौन सी अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था। और जब तट पर जाती है, एकदम कोस्टल लाइन पर, द लास्ट मूवमेंट ऑफ द रिवर, ठीक है, जब वो वहां जाती है तो वो नदी की तृतीय अवस्था होती है। और तृतीय अवस्था में नदी के जल का वेग बेहद कम हो जाता है। नदी के जल का वेग क्या हो जाता है, बेहद कम हो जाता है। तो बताओ नदी की कितनी अवस्थाएं हुई, 3। और इन तीनों अवस्थाओं में नई नई संरचनाओं का निर्माण होता है। तो प्रथम अवस्था में ये ध्यान में रखना, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि नदी की प्रथम अवस्था में आपके भावर प्रदेश और तराई प्रदेश बनता है। वहीं नदी की द्वितीय या प्रौढ़ अवस्था में खादर और बांगुर प्रदेश बनता है। और नदी की तृतीय या वृद्ध अवस्था में कौन सा प्रदेश बनता है, डेल्टाई प्रदेश। कौन सा प्रदेश बनता है बताओ, डेल्टाई प्रदेश बनता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो नदी है इन्हें प्रथम अवस्था में बनाती है। तो आप कहोगे साहब ये होता क्या है भावर प्रदेश। तो देखो, मैं भावर प्रदेश की बात करूं तो पहली बात तो यही है इसकी शर्त कि नदी की प्रथम अवस्था में बनता है। और नदी की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें इसके अपरदन करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इट्स डू द टू मच इरोजन इन फर्स्ट स्टेज। ये ध्यान में रखना कि पहली अवस्था में नदी सबसे अधिक क्या करती है, अपरदन करती है। ओके, और इस अवस्था में नदी चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को बहाकर पर्वत के पद में लाकर इकट्ठा कर देती है, चट्टानों के टुकड़ों। तो ऐसे चट्टानी टुकड़ों से जो निर्मित भाग होता है, ऐसे चट्टानी टुकड़ों से जो निर्मित भाग होता है वो आपके भावर प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश कहलाता है, भावर प्रदेश। और ये पर्वत के पद में बनता है। ये ध्यान में रखना, ये पर्वत के कहां बनता है, पद में बनता है। पूछ लिया जाए
कि भावर प्रदेश का निर्माण पर्वत के शीर्ष पर होता है कि पद में होता है, तो भावर प्रदेश का निर्माण हमेशा पर्वत के पद में होता है। ठीक है, और ये बड़े चट्टानी टुकड़ों से निर्मित होता है। और ऐसे जो चट्टानी टुकड़े होते हैं जो भावर प्रदेश का निर्माण करते हैं उन्हें बोल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्डर्स। ये भी पूछा जाता है कि भावर प्रदेश में जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बोल्डर्स। ठीक है, जब ये चट्टानी टुकड़े एक लंबी श्रृंखला में फैले होते हैं तो इन चट्टानी टुकड़ों की श्रृंखला को हम जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। और जब ये चट्टानी टुकड़े शंकुनुमा आकृति में एकत्रित होते हैं, इस तरह से एकत्रित हो जाएं, तो ऐसी संरचना को हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु। प्रश्न सीधा सा आता है कि जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण कौन से प्रदेश में होता है, तो कौन से में होता है? भावर प्रदेश में होता है। पर्वत के शीर्ष पर होता है कि पद में होता है, तो पर्वत के कहां होता है? पद में होता है। ठीक है, और ये जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? बोल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्डर्स। क्लियर? अब जो प्रदेश चट्टानी टुकड़ों से निर्मित होता है वो कृषि के लिए उपयोगी होगा क्या अनुपयोगी होगा? तो इट्स आर वेरी अनयूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, कि ये कृषि कार्यों के लिए कैसा होता है? अनुपयोगी होता है। इट्स अनयूजफुल, इट्स नॉट ए यूजफुल लैंड, इट्स ए अनयूजफुल लैंड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द पेबल्स। जो कंकड़ और पत्थरों से बनी होती है वो भाग मित्रों हमेशा ध्यान में रखना कृषि के लिए कैसा होता है? अनुपयोगी होता है। ठीक है, और भावर प्रदेश में जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े मिलते हैं, जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े मिलते हैं उन चट्टानी टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? बोल्डर्स कहते हैं। और जब ये चट्टानी टुकड़े एक लंबी श्रृंखला में फैले हों, जब ये चट्टानी टुकड़े लंबी श्रृंखला में फैले हों तो उसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। और चट्टानी टुकड़े जब एक शंकुनुमा आकृति में बने हों तो उन्हें हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस भावर प्रदेश का विस्तार किन किन भारतीय राज्यों में है, तो इसका विस्तार एक तो हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा उत्तराखंड में है, तीसरा सिक्किम में है और चौथा अरुणाचल में है। इन 4 भारतीय राज्यों में इस प्रदेश का क्या है? विस्तार। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। केंद्र शासित पूछे कोई किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पूछ ले कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार है, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा? लद्दाख। और कितने भारतीय राज्यों में? 4, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भावर प्रदेश का विस्तार है। भावर प्रदेश नदी की प्रथम अवस्था में बनता है। इसमें बड़े चट्टानी टुकड़े मिलते हैं, उन्हें बोल्डर्स कहते हैं। जब चट्टानी टुकड़े एक लंबी श्रृंखला में फैल जाए उन्हें जलोढ़ पंख कहते हैं। और जब वो शंक्वाकार स्थिति में इकट्ठे हो जाएं तो उसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। ये आप ध्यान में रखना। अब आता है भावर प्रदेश के बाद कौन सा प्रदेश आता है? तराई प्रदेश आता है। वो मैं आपको कल समझाऊंगा। जो अब तक मैंने बताया उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। मैंने शुरुआत की दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश से। कौन से पर्वतीय प्रदेश से शुरुआत की? दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश से। मैंने ये कहा कि दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा, एक पूर्वी घाट और दूसरा पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार 4 भारतीय राज्यों में है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट का विस्तार भी 4 भारतीय राज्यों में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर, ओडिशा में है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर कुद्रेमुख है, 1894 मीटर ऊंचाई है और ये कर्नाटक राज्य में है। फिर मैंने आपको ये बताया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी 3 भारतीय राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जिसमें दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर दो बेट्टा स्थित है, तमिलनाडु में है। औसत ऊंचाई 2637 मीटर है और ये दो बेट्टा तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बिग माउंटेन। क्या अर्थ होता है? बिग माउंटेन होता है। ठीक है, दूसरी बात, बिग माउंटेन को हिंदी में कहते हैं बड़ा पर्वत।
फिर मैंने ये बताया कि नीलगिरी के निचले भाग में अन्नामलाई की पहाड़ी है जो केरल तमिलनाडु की सीमा रेखा बनाती है, और इस अन्नामलाई की पहाड़ी में अन्नायमुडी पर्वत शिखर है जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा है, जिसकी औसत ऊंचाई 2695 मीटर है, और ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा है, और दो बेटा दक्षिण भारत का दूसरा ऊंचा है। अन्नामलाई में जो अन्नायमुडी सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल। उसके निचले भाग में मैंने फिर बताया कि अन्नामलाई के निचले भाग में कार्डोमम की पहाड़ी है जिसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं, और किस राज्य में है? केरल। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के बाद में नीलगिरी, नीलगिरी के बाद में अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में कार्डोमम या इलायची। क्लियर? दूसरी बात यह है कि मैंने आपको दक्षिणी घाट में या दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश के पश्चिमी घाट में 4 दर्रे बताए। कितने दर्रे? 4। सबसे पहले मैंने थाल घाट बताया, ये महाराष्ट्र में है, और इसे कसारा घाट भी कहते हैं। ये भी मैंने लिखा है कि इसे कौन सा घाट कहते हैं? कसारा। देखो ये लिखा हुआ, ये मुंबई को नासिक या मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, मतलब नासिक भी जाते हैं और इससे नागपुर भी जाते हैं। दूसरा जो दर्रा है वह बोरघाट, ये भी महाराष्ट्र में, इससे मुंबई से पुणे और चेन्नई को जाते हैं। ठीक है। तीसरा दर्रा मैंने बताया पालघाट, ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मैंने आपको बताया सेनकोट्टा गैप, और सेनकोट्टा जो है ये केरल में है, और ये त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। मदुरई को दक्षिण भारत के मंदिरों का शहर कहते हैं, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद मैं आया था उत्तर भारत के मैदान पर। मैंने ये कहा कि उत्तर भारत के मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो मैदान होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम होता है अल्फीसॉल्स, जो जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। इसमें जैविक अंशों की अधिकता होती है और ऑक्सीजन तत्वों की भी क्या होती है? अधिकता होती है। ये अधिक उपयोगी होता है। इसे संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा है: भाबर, तराई, खादर, बांगुर और डेल्टाई। फिर मैंने आपको ये बताया कि भाबर और तराई प्रदेश का निर्माण नदी की प्रथम अवस्था में होता है, जिसे युवावस्था कहते हैं। खादर और बांगुर का द्वितीय या प्रौढ़ावस्था में होता है, और डेल्टाई प्रदेश का निर्माण तृतीय या वृद्धावस्था में होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि भाबर प्रदेश जो है वो पर्वत के पद में बनता है, शीर्ष पर नहीं बनता। कहाँ बनता है? पद में बनता है। यहाँ बड़े बड़े जो चट्टानी टुकड़े मिलते हैं उनको भौगोलिक भाषा में बोल्डर्स कहते हैं, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। दूसरी बात, जब चट्टानी टुकड़े बड़ी श्रृंखला में फैले हों तो उसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जब इस शंकुनुमा आकृति में हो तो जलोढ़ शंकु कहते हैं। इसका विस्तार 4 भारतीय राज्यों में है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी होता है, क्योंकि जो चट्टानी टुकड़ों से निर्मित भाग होता है वो कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी होता है। अब भाबर प्रदेश के बाद बनेगा तराई प्रदेश, और तराई प्रदेश ध्यान में रखना हमेशा भाबर प्रदेश के दक्षिण में बनता है। पूछ लिया जाए कि तराई प्रदेश का निर्माण जो द्वितीय आपके भाग है, क्या इसका निर्माण आपके भाबर प्रदेश के किस भाग में होता है? दक्षिणी भाग में होता है। ये आप ध्यान में रखना, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा। थैंक यू। और दिव्या भट्ट जी